हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। द लिक्विड विच हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ एवोपरेशन इज पेट्रोल, नेल पॉलिश रिमूवर, वाटर या फिर अल्कोहल। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि इन चार लिक्विड्स में से वो कौन सा लिक्विड है जो सबसे फास्टेस्ट एवोपरेट करता है। और मुझे पता है आप में से 90% स्टूडेंट इसका आंसर पेट्रोल मार्क करके आएंगे, जो कि है रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर को समझने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए एवोपरेशन का। चेक कीजिएगा एवोपरेशन क्या है। एक कंटेनर में एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। दो कलर्स मैंने यूज किए हैं मॉलिक्यूल्स को दिखाने के लिए। इन दो कलर्स का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम दो लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। नो, यहाँ पर इस कंटेनर में एक ही लिक्विड मौजूद है। लेकिन जो ब्लैक मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं ये कंटेनर में नीचे की तरफ पड़े हुए हैं, या तो बॉटम में है या तो मिडल में है, जिसका ये मतलब है कि इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है। वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है वो बिल्कुल बॉटम में मिलेंगे। जिनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है वो मिडल में मिलेंगे। और जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है, मैंने यहाँ हाई लिखा है, आप हाईएस्ट लिखना। जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होगी वो मॉलिक्यूल सरफेस पे पड़े हुए हैं, मैंने उनको वाइट कलर में इंडिकेट किया है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी जलसे जलूस में अगर आप लोगों को देखते हैं तो जो फ्रंट पे लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो नारे लगा रहे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वो लगातार नारे लगा रहे होते हैं, लगातार तकरीर कर रहे होते हैं, लगातार लाउड स्पीकर में बोलते जा रहे होते हैं। लेकिन जो पीछे लोग आ रहे होते हैं वो बिल्कुल आराम आराम से सुस्त रवि से आ रहे होते हैं। नारा भी कभी उन्होंने लगा लिया, कभी नहीं लगाया। उनकी एनर्जी कम होती है, उनका कॉन्फिडेंस कम होता है। जिनका कॉन्फिडेंस कम है वो पीछे है, जिनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है वो आगे है। जो लीडर्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा, जो लीडर्स नहीं है इसका मतलब उनकी एनर्जी कम है, वो पीछे की तरफ मौजूद हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप चेक करें तो कंटेनर में वो मॉलिक्यूल जो नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, और जो मॉलिक्यूल सरफेस से पड़े हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। हाई नहीं बल्कि हाईएस्ट है। अब अगर थोड़ी सी भी एनर्जी और मिल जाए, मिसाल के तौर पे सनलाइट लगातार इस सरफेस ऑफ लिक्विड पे पड़ रही है, सूरज की रोशनी में जो हीट एनर्जी मौजूद है वो इन मॉलिक्यूल्स को मिलती रहती है जिनकी काइनेटिक एनर्जी पहले से ज़्यादा है। जब मज़ीद एनर्जी इनको मिल रही है तो इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। सूरज की रोशनी या कोई भी एनर्जी का ज़रिया जो इन सरफेस ऑफ लिक्विड पे मौजूद मॉलिक्यूल्स को मिल रहा होगा वो इनकी काइनेटिक एनर्जी को इतना ज़्यादा कर देगा कि ये बहुत फास्टर वाइब्रेट करने लगेंगे, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही वो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक होंगी ये मॉलिक्यूल्स एस्केप होना शुरू हो जाएंगे सरफेस ऑफ लिक्विड से इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस उस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से ब्रेक हो चुकी हैं। ये प्रोसेस जिसमें सरफेस ऑफ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एस्केप कर रहे हैं वेपर्स की शक्ल में, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एवोपरेशन, जिसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। कर लें, एस्केप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये एवोपरेशन का प्रोसेस डिपेंड करता है। याद रखिएगा, एवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वैसे आपने एक पॉइंट याद रखना है कि एवोपरेशन हर टेम्परेचर पे हो रही होती है, लेकिन लो टेम्परेचर पे ये प्रोसेस स्लोली हो रहा होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो फिर एवोपरेशन का प्रोसेस फास्टर हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर के बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। आप जानते हैं टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द काइनेटिक एनर्जी। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है फास्टर वाइब्रेशन। तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे तो उनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगी और वो मॉलिक्यूल्स एस्केप करना शुरू हो जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एवोपरेशन का प्रोसेस फास्टर होता है।
दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। एवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोज सरफेस एरिया। मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ का इजाफा कर रहा हूँ, एक्सपोज सरफेस एरिया। जी हाँ, लिक्विड जिस कंटेनर में है वो कंटेनर ऊपर से ओपन होना चाहिए ताकि सरफेस ऑफ लिक्विड कांटेक्ट में आ सके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। अगर आपके पास पानी मौजूद है एक बॉटल में और आपने बॉटल के ढकने को बंद किया हुआ है तो इसका ये मतलब है कि सरफेस ऑफ लिक्विड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ ही नहीं रही, इसलिए एवोपरेशन क्लोज्ड कंटेनर से या क्लोज्ड बॉटल से बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आपको कंटेनर को रखना होगा ओपन। कंसीडर कर लें कि पानी जो है वो ऐसी बॉटल में मौजूद है जिसका ढकना खुला हुआ है। खुले हुए ढकने से बड़े आराम से जो सरफेस ऑफ लिक्विड है वो कांटेक्ट में आना शुरू हो जाएगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, वहाँ से एनर्जी मिलेगी और एनर्जी के मिलने से जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको ब्रेक होने का चांस मिलेगा। अब अगर आपके पास एक बॉटल है और दूसरी तरफ आपके पास एक बाल्टी है, एक बकेट है, उसमें पानी पड़ा है, और तीसरी तरफ आप समंदर की एग्जांपल ले लें, ये तीनों अलग अलग कंटेनर्स हैं विद डिफरेंट सरफेस एरिया। बॉटल का सरफेस एरिया बहुत ही कम है, इसलिए एवोपरेशन बहुत ही कम होगी। अगर आपके पास बकेट में कोई पानी पड़ा हुआ है तो बकेट का जो एक्सपोज सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, उसको अगर आपने धूप में रख दिया तो अच्छी खासी एवोपरेशन होगी। तीसरा कंटेनर है हमारे पास समंदर, ओशन। ओशन एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, उसका बहुत सारा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है, तो ओशन से तो बहुत ज़्यादा एवोपरेशन होती है पानी की, जिसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं और रेन होती है। तो ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, वाटर बॉडी जितनी बड़ी होगी, या लिक्विड जिस कंटेनर में मौजूद है वो लिक्विड जितना बड़ा होगा, उतना ज़्यादा एवोपरेशन होगी। तीसरा फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा क्वेश्चन इसी फैक्टर से सॉल्व होगा। याद रखिएगा उन मॉलिक्यूल्स में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जा रही हैं उसकी स्ट्रेंथ पे दारोमदार होता है एवोपरेशन का। अगर आप बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डायपोल फोर्सेस की तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसका ये मतलब है कि उनको आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता, उनको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी इतनी आसानी से मिलती नहीं है, इसीलिए एवोपरेशन का प्रोसेस होगा स्लो। और अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर हैं जैसे कि लंदन फोर्सेस होती हैं तो इनकी कमज़ोरी का मतलब ये है कि ये आराम से टूट सकते हैं। थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट जाएंगे और इनके टूटने का मतलब है कि एवोपरेशन का प्रोसेस फास्टर होगा। मैंने इन्हीं बातों को यहाँ नीचे लिख भी दिया है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि डायपोल फोर्सेस, दे आर डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। स्ट्रॉन्गर फोर्सेस को तोड़ना मुश्किल है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। वो ज़्यादा एनर्जी अगर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन स्लो होगा, क्योंकि फोर्सेस ब्रेक ही नहीं हो रही, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आज़ाद हो ही नहीं रहे, इसीलिए एवोपरेशन का अमल स्लो है। लेकिन अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं जैसे कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस तो इनको तोड़ना आसान है। थोड़ी सी एनर्जी बाहर की दुनिया से मिल गई, आसानी से बॉन्ड्स टूट जाएंगे। इसका ये मतलब है कि मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाएंगे और मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे तो इसका मतलब एवोपरेशन का प्रोसेस फास्टर हो रहा है। तो हमें अपने क्वेश्चन को समझने के लिए कॉन्सेप्ट यूज़ करना है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस का। हमारा क्वेश्चन ये था कि वो कौन सा लिक्विड है जो फास्टेस्ट एवोपरेट कर रहा है। तो अभी हमने स्टडी किया वो लिक्विड जो फास्टर एवोपरेट करते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ही वीक होती हैं। हमें अपने चारों ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकेस्ट हों। तो चेक कीजिएगा ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है पेट्रोल। पेट्रोल एक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल के एक मॉलिक्यूल में 8 कार्बन एटम्स होते हैं। नॉन पोलर नेचर है इसका। जहां नॉन पोलैरिटी होगी वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कमज़ोर होंगी। याद रखिएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ही कमज़ोर किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं। वो कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं? याद रखिएगा वीक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। जहां नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वहां वीक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये इतनी कमज़ोर फोर्सेस हैं
कि जो सूरज की रोशनी पड़ रही है उससे जो एनर्जी मिल रही है मॉलिक्यूल्स को, वो आसानी से इन फोर्सेस को ब्रेक कर सकती हैं। बड़े आराम से लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाएंगे। एवोपरेशन का अमल काफ़ी फास्टर होता है। याद रखिएगा, पेट्रोल या गैसोलीन क्विकली एवोपरेट करता है वीक लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के आसानी से ब्रेक होने की वजह से। दूसरा ऑप्शन है नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन। लड़कियां अपना जो नेल पॉलिश को साफ़ करती हैं वो इस नेल पॉलिश रिमूवर की मदद से करती हैं। याद रखिएगा, इसका केमिकल नेचर है एसीटोन। इसका मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रा किया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। इसे कहते हैं डाइमिथाइल कीटोन या फिर 2-प्रोपानोन। 3 नाम आपको बता रहा हूँ, डाइमिथाइल कीटोन, या फिर इसका IUPAC नेम है 2-प्रोपानोन, या फिर इसका कॉमन नाम है एसीटोन। ये मॉलिक्यूल पोलर ज़रूर है। पोलर होने की वजह से थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ज़रूर पाई जा रही हैं, डायपोल फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होने के बावजूद भी जो रेट ऑफ एवोपरेशन है इसका बहुत ही फास्टेस्ट है। इधर मैंने लिखा है फास्ट, पेट्रोल के लिए फास्ट एवोपरेशन या फास्टर एवोपरेशन, लेकिन एसीटोन के लिए, नेल पॉलिश रिमूवर के लिए फास्टेस्ट एवोपरेशन। हालांकि ये मॉलिक्यूल भी पोलर है, हालांकि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं वो निस्बतन स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू वीक लंदन फोर्सेस, लेकिन मामला है कार्बन एटम्स की तादाद का। यहाँ चेक कीजिएगा, अगर आपके पास एसीटोन का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, जबकि पेट्रोल के एक मॉलिक्यूल में तकरीबन 8 कार्बन एटम्स होते हैं। जो 8 कार्बन एटम्स होंगे उनके आसपास क्राउडिंग बहुत सारी हो जाएगी दूसरे पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वजह से जो लंदन फोर्सेस हैं वो तादाद में ज़्यादा बनती हैं। स्ट्रेंथ में तो कमज़ोर हैं, लेकिन तादाद भी मैटर करती है। बहुत सारे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप होंगी। यहाँ अगर आप बात कर रहे हैं एसीटोन की, तो इसमें सिर्फ 3 कार्बन एटम्स हैं। तो 3 कार्बन एटम्स होने का मतलब यह है कि आसपास जो दूसरे एसीटोन के मॉलिक्यूल्स इसके क्राउडिंग करेंगे, इसके आसपास जो जमा होंगे वो बहुत लिमिटेड मॉलिक्यूल्स होंगे। तो लिमिटेड मॉलिक्यूल्स की वजह से लिमिटेड नंबर ऑफ डायपोल फोर्सेस डेवलप होंगी। तो ये स्ट्रॉन्गर ज़रूर हैं लेकिन तादाद में कम हैं, ये वीकर हैं लेकिन तादाद में ज़्यादा है। तो अगर इनका मुआवजना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो कम तादाद की वजह से ये जल्दी टूट जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ऑफ पेट्रोल। तो जल्दी टूटेंगी, इसका मतलब यह है कि आसानी से इनके मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे, इसलिए हमने लिखा है फास्टेस्ट एवोपरेशन। तीसरा ऑप्शन है वाटर। वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, पोलर होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और सबसे बड़ी बात इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। आप जानते हैं वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से बड़े आराम के साथ दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये भी याद रखना है कि एक पानी के मॉलिक्यूल के पास 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो एक पानी का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको तोड़ने के लिए। इतनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेंगे नहीं। अगर ये जल्दी से बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो पानी के मॉलिक्यूल्स जल्दी से एवोपरेट नहीं करते। पानी की एवोपरेशन बहुत ही स्लो होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है स्लोएस्ट। चारों ऑप्शंस में से सबसे स्लोएस्ट रेट ऑफ एवोपरेशन होता है वाटर का। चौथा ऑप्शन है अल्कोहल। अल्कोहल में हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर होते हैं। पोलर हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी है। इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली पानी के मुकाबले में लेस स्ट्रॉन्गर होते हैं, या ऐसे कह लें कि पानी का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है 2 दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ। तो तादाद कम होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, इसलिए स्ट्रेंथ निस्बतन कम होती है, इसलिए इनकी एवोपरेशन होती तो है बट स्लो एवोपरेशन है। सबसे स्लोएस्ट एवोपरेशन वाटर की, दूसरे नंबर पे अल्कोहल की, और सबसे फास्टेस्ट एवोपरेशन है नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन की। तो जो ऑर्डर हमें यहाँ से मिल रहा है उसको हमने एक दफ़ा नोट कर लेना है। ऑर्डर ऑफ एवोपरेशन कैसे, फास्ट टू स्लो की जानिब। सबसे फास्टेस्ट एवोपरेशन है नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन की, दूसरे नंबर पर पेट्रोल, उसके बाद अल्कोहल, और सबसे स्लोएस्ट एवोपरेशन है
वाटर की। तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। फास्टेस्ट एवोपरेशन है नेल पॉलिश रिमूवर की। चेक कीजिएगा ऑप्शंस। ऑप्शन ए में पेट्रोल है, डाउटफुल है, लेकिन हमने डाउट क्लियर कर लिया है। ज़्यादा कार्बन एटम्स की वजह से आसपास पेट्रोल के बहुत सारे दूसरे पेट्रोल के मालिक्यूल जमा हो जाते हैं, जिससे जो लंदन फोर्सेस हैं वो तादाद में ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो हैं तो वीकर, लेकिन तादाद में कुछ ज़्यादा होती हैं, तो इनकी एवोपरेशन एज़ कम्पेयर टू एसीटोन जो है वो स्लोअर है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है नेल पॉलिश रिमूवर। इसमें डायपोल फोर्सेस होने के बावजूद भी तादाद में बहुत ही कम डायपोल फोर्सेस होती हैं, तो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए इनकी एवोपरेशन फास्टेस्ट है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, नोट कर लीजिएगा। वाटर की एवोपरेशन सबसे स्लोएस्ट होती है, और अल्कोहल की एवोपरेशन एज़ कम्पेयर टू वाटर तो फास्टर है, लेकिन अगर हम दूसरों से कंपेयर करेंगे तो अल्कोहल की एवोपरेशन भी स्लो होती है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को आपने नोट कर लेना है।